हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भाई विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में। ठीक है, इससे प्रीवियस के लेक्चर में हमने बात करी थी रदरफोर्ड मॉडल की। ठीक है, बोर मॉडल स्टार्ट करने से पहले कुछ बाकी की चीजें आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि भाई बोर मॉडल के जो विकास में जो महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि का जो काम किया है वो किसने किया है भाई? विद्युत चुंबकीय जो किरण है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यहां पर जो इसकी दोनों प्रकृति के बारे में हम बात करेंगे, इसकी एक तो कणीय प्रकृति और एक इसकी एक तरंगीय प्रकृति। ठीक है ना। मैक्सवेल ने क्या बताया भाई? मैक्सवेल ने क्या बताया? अगर मैं विद्युत चुंबकीय विकिरण की डेफिनेशन की बात करूं तो मैक्सवेल ने बताया कि जब आप किसी कण को, किसी आवेशित कण को जब आप त्वरित करते हो तो त्वरित करने में क्या होता है, वो अपने लंबवत दो क्षेत्रों को उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। और ये दोनों ना एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब अगर विद्युत क्षेत्र इस तरफ है तो आप समझ लो कि आपका चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ होगा। मतलब परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, दोनों क्षेत्र बनेंगे, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र मिलकर कौन सी विकिरण का निर्माण करते हैं भाई? विद्युत चुंबकीय विकिरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? पहले लिख देता हूं मैं आपके लिए। मैक्सवेल के अनुसार जब आवेशित कण को त्वरित किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, जो परस्पर मिलकर विद्युत चुंबकीय विकिरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और क्या लिखोगे? विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के कैसे होते हैं भाई? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यानी कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री का एंगल उनके बीच में होगा। देखो इसका डायग्राम भी मैं आपको बना के बताता हूं। ठीक है, देखना भाई। इस तरीके से हम एक्सिस ले लेते हैं। यह आपकी हो गई संचरण की दिशा, जहां पर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव संचरण कर रही है। ठीक है ना, संचरण की दिशा। ठीक है, तो देखो ये क्षेत्र तो सपोज हमारा कौन सा है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर में आपका कौन सा क्षेत्र बनेगा भाई? कौन सा क्षेत्र बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र। ये जो नीचे मैंने नीली लाइन से दिखाया है ये तो हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, और ऊपर जो ब्लैक लाइन से है भाई, ये आपका कौन सा हो गया? ये आपका हो गया विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र। और ये यहां पर ये जो आपका है, जो ब्लू लाइन से दिखाया हुआ है हमने, ये कौन सा है? चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है ना। देखो मैं इसको और आपको अच्छे से बताता हूं। जैसे आपके मान के चलो ये एक्सिस है आपकी। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो इस तरीके से ये घुमा, ये तो कौन सा हो गया भाई? आपका विद्युत क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र कैसे घूमेगा? देखो ऐसे घूमेगा। समझ में आ रही है बात? जैसे आपका एक क्षेत्र तो यूं घूम रहा है, तो दूसरा कैसे घूमेगा? दूसरा ऐसे घूमेगा, सांप के जैसे लहराता हुआ। समझ गया? तो एक क्षेत्र जो होगा उसके दूसरा क्षेत्र जब आप देखोगे तो उसका परपेंडिकुलर आएगा, लंबवत आएगा। तो ये जो किरण है, ये जो विकिरण है, ये कौन सी विकिरण है? आपकी विद्युत चुंबकीय विकिरण। ये कौन सी विकिरण है भाई? विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, और प्रकाश भी आपका क्या है भाई? प्रकाश भी आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी आप कह सकते हो, अगली बात आप क्या कह सकते हो यहां पर? विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन से वेग से गति करती हैं? प्रकाश के वेग से गति करती हैं।
और अगर आपसे बोले कोई कि भाई प्रकाश का वेग कितना है, तो कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है, प्रकाश के वेग से गति करेंगे, यानी प्रकाश भी एक तरीके की क्या है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है ना, जिसकी स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ गए बात को। एक और पॉइंट यहां से हम लिखेंगे, अब प्रकाश के विचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना, वो निर्वात में भी, स्पेस में भी क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो आप क्या कहोगे कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी क्या कर सकती हैं भाई, गमन कर सकती हैं। ठीक है, तो आप अगला पॉइंट क्या लिखोगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब क्या है, अर्थात ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। समझ गए बात को आप। तो यहां पर जब आप इलेक्ट्रॉन को देखोगे, चार्ज पार्टिकल को देखोगे, तो उसके मोशन में आप क्या देखोगे, दो प्रकार के फील्ड होंगे, एक तो विद्युत क्षेत्र होगा और एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये दोनों अपने से क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल होगा इनके बीच में, और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो किस विकिरण का निर्माण करेंगे भाई, विद्युत चुंबकीय विकिरण का निर्माण करेंगे। विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो गति है वो क्या है, एक प्रकाश की गति है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दूसरी बात आप क्या कहोगे कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है इनके विचरण हेतु, इनके संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात स्पेस में भी क्या कर सकती हैं, गमन कर सकती हैं। तो यही बात हमने अगले पॉइंट में बात करी है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण की सारी बातें यहां पर मैंने आपको लिख दी हैं, इसको पहले आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप लिख भी सकते हो, कॉपी में लिखो इसको, फिर आगे की बात करते हैं। लिख लो भाई, लिख लिया, वीडियो को पॉज कर लो, रोक लो, वीडियो को मिटा दें। चलो नेक्स्ट देखना, देखो अब एक नया वर्ड आपके सामने निकल के आएगा जिसको हम बोलते हैं तरंगदैर्ध्य। ठीक है ना, ये टर्म आगे आएंगी भाई, और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैं सारी टर्म को अभी आपको बता दे रहा हूं। तरंगदैर्ध्य, इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं और तरंग लंबाई। क्या बोलते हैं, तरंग लंबाई। डिनोटेट किससे करते हैं इसको, लैम्बडा से। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ। ठीक है, अब वेवलेंथ है क्या, देखो अभी अभी आपने एक तरीके की वेव पढ़ी थी, तो वेव में अगर हम बात करें तो देखो इस तरीके की आपकी वेव है। अब इसमें ये जो ऊपर वाला है ना, इसको तो हम बोलते हैं श्रृंग। ये जो ऊपर वाली जो वेव है इसको तो हम क्या बोलते हैं, श्रृंग। इसको क्या बोलते हैं भाई, श्रृंग। और जो नीचे वाला है इसको हम बोलते हैं गर्त। इसको क्या बोलते हैं, गर्त। ठीक है, तो दो जो क्रमागत श्रृंग हैं उनके जो टॉप है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, तरंगदैर्ध्य। ठीक है, यानी दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की जो दूरी है, जैसे मैं इसकी दूरी देखूं, इसका मैक्सिमम पॉइंट ये रहा, इसका मैक्सिमम पॉइंट ये रहा, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे हम, तरंगदैर्ध्य या तरंग लंबाई। और इसको डिनोटेट किससे करते हैं भाई, इसको डिनोटेट करते हैं हम लैम्बडा से। तो क्या लिखोगे, इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, कि दो क्रमागत श्रृंगों और गर्तों के बीच की दूरी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को लिख देता हूं मैं आपके लिए, दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य और क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख दो, तरंगदैर्ध्य या तरंग लंबाई कहते हैं। ठीक है, और लंबाई आ रही है तो लंबाई के लिए जो यूनिट यहां पर आती है वो कौन सी आती है, आपको पता है, ऐसा यूनिट मीटर। लेकिन जो ये डिस्टेंस है ये बहुत छोटी छोटी होती है, तो हम इसको नापने के लिए नैनोमीटर का यूज कर लेते हैं, पिकोमीटर का यूज कर लेते हैं, एंगस्ट्रॉम का यूज कर लेते हैं। तो मैं आपको यूनिट भी लिख देता हूं। अगर नैनोमीटर होगी तो आपको पता है नैनोमीटर का मतलब क्या है, अगर नैनोमीटर में आपने तरंग लंबाई को मापा है मतलब आपकी होगी 10⁹ मीटर। अगर आपने एंगस्ट्रॉम में नापा है, आपने
ठीक है, जिसको किससे डिनोटेट करते हैं, ए से, नैनोमीटर को किससे दिखाते हैं, एनएम से, एंगस्ट्रम में अगर आपने नापा है तो इसका मतलब 10⁻⁻10 मीटर होगा, और एंगस्ट्रम ए लिख दो, इसको ज्यादा बेटर है, एंगस्ट्रम, ठीक है। और अगर आपने पिकोमीटर में अगर इसको नापा है, पिकोमीटर का मतलब पीएम लिखोगे आप, तो मतलब 10⁻12 मीटर। फेम्टोमीटर आ जाता तो -15 मीटर कर देते, ठीक है ना। तो ये सारी बातें समझ में आ गई, लिख लो इनको फटाफट लिखो भाई, फिर अगले की बात करते हैं। लिख लिया, चलें आगे, देखो नेक्स्ट देखना, सारी बातें जितने भी पॉइंट हैं वो सबको मैं आज की क्लास में आपको बता दूंगा भाई, ठीक है। देखो भाई, अब क्या पढ़ोगे आप, अब नेक्स्ट जो है आप पढ़ोगे तरंग दैर्ध्य, आपने पढ़ लिया, अब देखना है आपको तरंग संख्या। तो अगला जो आपका टॉपिक है वो है तरंग संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, वेव नंबर। याद रहे भाई, वहां तरंग लंबाई लिखी थी हमने, यहां तरंग संख्या है, दोनों का मतलब जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना। तरंग संख्या डिनोटेट किससे करते हैं, इसको न्यू बार से। किससे डिनोटेट करते हैं, न्यू बार से, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, न्यू, याद रहना, इसको बोलते हैं न्यू, और एक सिंबल ये आएगा, इसको क्या बोलते हैं, म्यू, ठीक है। देखना, एक बार देखना, तरंग संख्या किसको बोलते हैं अपन, तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम, तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम तरंग संख्या कहलाता है, तरंग संख्या कहलाता है। जिससे किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, इसको न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखें हम, तो तरंग संख्या बराबर क्या लिखेंगे, तरंग संख्या न्यू बार बराबर 1/λ। लैम्बडा बराबर क्या है, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। आगे छोटे छोटे क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको इससे रिलेटेड, कि तरंग लंबाई दे दी, तरंग संख्या निकालिए, या तरंग लंबाई दे दी, तरंग की आवृत्ति बताइए, ठीक है। तो इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूं आपको तरंग की आवृत्ति, ठीक है। लिख लिया, चलें आगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका तरंग की आवृत्ति। देखना भाई, इसको देखो, नेक्स्ट हेडिंग तरंग की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ठीक है। आवृत्ति को क्या बोलते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी। किससे दिखाते हैं इसको, न्यू से। याद रहे, आवृत्ति को किससे दिखाना है, न्यू से। तरंग संख्या को किससे दिखाना है, न्यू बार से, ऊपर डंडा न्यू बार, ठीक है ना, न्यू बार। अब देखो, तरंग की आवृत्ति क्या है, 1 सेकंड में, या मैं कहूं प्रति सेकंड में, किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाली कणों की संख्या, गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आप क्या बोलोगे, तरंग की आवृत्ति बोलोगे। क्या बोला, कि एक निश्चित बिंदु से या किसी भी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, किसमें, प्रति सेकंड में, कि 1 सेकंड में कितनी तरंगें गुजरी, उसको हम क्या कहेंगे, तरंग की आवृत्ति, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एक निश्चित बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंग की संख्या को क्या कहेंगे भाई, तरंग की आवृत्ति कहते हैं, तरंग की आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यानी इसकी अगर यूनिट लिखनी हो आपको, तो यूनिट किस में लिखोगे आप, सेकंड इनवर्स में, ठीक है ना। प्रति सेकंड आ रहा है तो सीधी सीधी बात है सेकंड इनवर्स में लिखोगे, या सेकंड इनवर्स को ही क्या बोलते हैं, हर्ट्ज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हर्ट्ज। तो हर्ट्ज में भी ज्यादातर जो आवृत्ति है वो रिप्रेजेंट की जाती है। तो आपसे कोई पूछ ले हर्ट्ज किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे हर्ट्ज किसके बराबर होता है भाई, सेकंड इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है। समझ गए, तरंग की आवृत्ति लिख लो भाई, इसको भी लिख लो, फिर आगे की बात करते हैं। लिख लिया, मिटा दें इसको, मिटा दें भाई। देखो, नेक्स्ट देखो, आयाम किसको कहते हैं, आइगन फंक्शन, ठीक है ना, आयाम। देखना, नेक्स्ट आपका हेडिंग आयाम। आयाम क्या है, समझना भाई। यह मैंने आपको अभी वेव बताई थी, ठीक है। ये आपकी वेव कुछ इस तरीके से थी, ठीक है। तो ये जो
तरंग है इसका जो सामान्य बिंदु का मतलब कोई सा भी ले लो जो इस लाइन से एक्सिस से टच कर रहा है, जैसे ये सामान्य बिंदु ले लिया मैंने, ठीक है, या संतुलित बिंदु भी आप इसको बोल सकते हो। सामान्य बिंदु से इस तरंग की अधिकतम ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं भाई, आयाम। और आयाम को किससे दिखाते हैं, आयाम को दिखाते हैं ए से, ठीक है। क्या बोला मैंने, किसी भी तरंग की सामान्य स्थिति या संतुलित बिंदु से इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या कहलाती है भाई, आयाम कहलाती है, ठीक है। तो डेफिनेशन आप बड़े आसानी से लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि किसी तरंग के सामान्य बिंदु से तरंग की अधिकतम ऊंचाई क्या कहलाती है भाई, आयाम कहलाती है। समझ गए, आयाम को समझ गए। एक चीज और समझ लो भाई, आवर्तकाल, ठीक है, या इसको क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। आवर्तकाल, टाइम पीरियड किससे दिखाते हैं, इसको टी से दिखाते हैं, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी का जो इनवर्स है, यानी आवर्ती का जो व्युत्क्रम है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक ही लाइन लिखेंगे कि आवृत्ति का व्युत्क्रम आवर्तकाल कहलाता है। चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन आगे आएंगी तो सारी चीजों को मैं आज की क्लास में ही लेकर चल रहा हूं। जब मैं नेक्स्ट में कहीं भी मैं आवृत्ति की बात करूंगा, आयाम की बात करूंगा या आवर्तकाल की बात करूंगा, तो ये बात आपके माइंड में, दिमाग में डेफिनेशन फिट होगी कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका व्युत्क्रम कर दोगे तो वो मान किसका आएगा, आपका आवर्तकाल का आएगा, ठीक है। तो आवर्ती का व्युत्क्रम आवर्तकाल कहलाता है। तो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो ये क्या होगा भाई, ये होगा आपका, इन्वर्स कर देता हूं इसको, किसके, आवृत्ति के, ठीक है, आवृत्ति के। और इसको किससे दिखाते हैं, न्यू से दिखाते हैं। ये हो गया आपका टाइम पीरियड। अब आपको पता है नीचे सेकंड इनवर्स है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, सेकंड में। और आपको पता है समय है तो इसकी यूनिट किस में आएगी, सेकंड में आ जाएगी, मीटर में मिनट में आ जाए, आवर्स में आ जाए, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो जनरली इसकी जो हम ऐसा यूनिट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सेकंड। तो इसकी जो यूनिट होगी वो आपकी क्या होगी, सेकंड, ठीक है, आवर्तकाल की। तो अब देखो इन सारे रिलेशन से मैं आपको एक रिलेशन और नया बना के बताऊंगा। पहले इन चीजों को लिख लो, पहले आप लिख लो भाई, पहले इनको लिख लिया, मिटा दूं, बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन आवश्यक है, ठीक है। देखना, देखो एक चीज और रह गई भाई हमारी, इसको भी देख लो, तरंग वेग, ठीक है। तरंग वेग का मतलब क्या है, एक सेकंड में तरंग ने कितनी दूरी तय की है उसको आप क्या बोलते हो, तरंग वेग बोलते हो, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, एक सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है भाई, तरंग वेग कहलाती है, ठीक है। अब अगर कण का वेग होगा, किसी पार्टिकल का वेग होगा, तो हम उसे किससे दिखाएंगे भाई, v से दिखाएंगे। और अगर प्रकाश का वेग होगा तो आपको पता है प्रकाश के वेग को किससे दिखाएंगे, c से दिखाएंगे। और इसकी वैल्यू भी आपको पता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर अब हम एक रिलेशन निकालेंगे किसके बीच में, तरंग वेग, तरंगदैर्ध्य और जो हमने जो फ्रीक्वेंसी की अभी बात करी थी, आवृत्ति, इसमें संबंध निकालेंगे। तो अगली जो हमारी हेडिंग होगी वो क्या होगी, तरंग वेग, तरंगदैर्ध्य व आवृत्ति में संबंध, ठीक है, आवृत्ति में संबंध। सारे फॉर्मूले आपको बुक में मिल जाएंगे, सारे डायरेक्ट दिए हुए हैं। मैं बस आपको ये समझा रहा हूं कि ये फॉर्मूले आए तो आए कैसे, ठीक है ना, इनको एक तरीके से हम डेराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं वेग का फॉर्मूला लिखूं तो ये सब चीज आपने पढ़ रखी है। चाल या वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, पढ़ रखा है भाई, दूरी बटा समय, ठीक है। अब दूरी को यहां हम किससे ले रहे हैं, दूरी जो हमारी है वो क्या है, तरंग लंबाई। दूरी क्या है हमारी, तरंग लंबाई। और तरंग लंबाई या तरंग दैर्ध्य को हम किससे दिखाते हैं, लैम्बडा से, ठीक है। और जो समय है हमारा, वो आपको पता है कि जो अभी हमने आवर्तकाल पढ़ा था वो क्या है, आवृत्ति का व्युत्क्रम है, सब पढ़ा था ना अभी। समय बराबर क्या दिखोगे, आवर्तकाल को किससे दिखाया था, टी से दिखाया था। तो यहां पर देखो हम आगे क्या लिखेंगे कि जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, लैम्बडा अपॉन टी, यही होगा भाई।
समय के लिए t लिख दिया, और हमें पता है t बराबर क्या होता है 1/ν आवृत्ति। ठीक है, अभी अभी आपको रिलेशन बताया, तो c बराबर क्या लिखोगे लैम्डा और 1/ν। तो आपको पता है ये न्यू कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो c बराबर क्या आ जाएगा न्यू लैम्डा। तो अगर मैं लैम्डा के लिए वैल्यू लिखूंगा तो देखो वेग में और रिलेशन आ गया, वेग के लिए तो ये फॉर्मूला आ गया c बराबर न्यू लैम्डा, और अगर मैं लैम्डा के लिए लिखूंगा तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा c अपॉन न्यू हो जाएगा। और अगर इसी तरह अगर मैं न्यू के लिए रिलेशन देखना चाहूंगा तो न्यू के लिए रिलेशन क्या होगा c अपॉन लैम्डा। ठीक है, यानी देखो अगर इनको मैं एक एक को बोलूं तो जो प्रकाश का वेग है या किसी भी कण का वेग है वो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होगा। और अगर मैं तरंग दैर्ध्य देखूं तो प्रकाश का वेग या किसी भी पार्टिकल का वेग बटा आवृत्ति, और अगर आवृत्ति का फॉर्मूला देखूं तो वेग लिखोगे, वेग के बटे में क्या कर दोगे आप तरंग दैर्ध्य। तो इस तरीके से आपने यहां तो किसका वेग निकाला भाई, यहां तो आया आपका प्रकाश का वेग, और अगर किसी कण का वेग लिखोगे तो इसकी जगह v लिख दोगे। ये आपने किसका फॉर्मूला निकाला तरंग दैर्ध्य का या तरंग लंबाई का, और ये आपने किसका फॉर्मूला निकाला भाई तरंग की आवृत्ति का। ठीक है, समझ गए। और आपको तरंग संख्या का तो बता ही दिया मैंने अभी अभी कि जो तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम है उसको क्या बोलते हैं तरंग संख्या। तो चलो इसको भी साथ में यहां लिख देते हैं, ये हो गया आपका किसका फॉर्मूला तरंग संख्या का, तरंग संख्या वेव नंबर का। ठीक है, चारों फॉर्मूले जो आज की क्लास में इंपोर्टेंट हमने पढ़े हैं ये मैंने सारे आपके लिए यहां लिख दिए, तो एक बार ये सारी चीजों को आप लिख लीजिए। लिख लिया, ठीक है। तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन, एक चलो छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपके लिए, देखना भाई। मैंने आपको क्या बोला कि किसी कण की आवृत्ति 2 गुणा 10 की पावर 8 सेकेंड इनवर्स है, तो इसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा। तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा, तरंग दैर्ध्य का मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, लैम्डा पूछ रहा है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है भाई, लैम्डा बराबर क्या है c अपॉन न्यू। न्यू किसको दिखाता है, आवृत्ति को। अरे आवृत्ति क्या बताती है आपकी, किससे रिप्रेजेंट करते हो, न्यू से। कितनी वैल्यू दे रखी है 2 गुणा 10 की पावर 8। प्रकाश का वेग हमें पता है क्या भाई, पता है, बिल्कुल पता है, कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका वेग कितना है भाई, इसका वेग दे रखा है, चलो मैं -8 लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है कितना हो गया 2 × 10⁻⁸। ठीक है, यही है। तो आपको पता है -8 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अरे -8 ऊपर गया तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और 3 में 2 का भाग दो तो कितनी बार आ जाएगा 1.5 बार। ठीक है, तो गुणा क्या आ जाएगा 10 की पावर 16। तो ये क्या आ गया भाई आपका तरंग लंबाई आ गई। किसकी लंबाई आ गई, तरंग लंबाई। अब आपको पता है ये तो किसमें है, मीटर पर सेकंड में, और ये किसमें दे रखा है, सेकंड इनवर्स में। तो सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कटा तो जो यूनिट आएगी वो आपकी किसमें आ जाएगी, मीटर में। यानी जो तरंग लंबाई होगी वो कितनी ज्यादा आ गई भाई, 1.5 × 10 की पावर 16 मीटर। समझ गए। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो हम इनसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो, इस न्यूमेरिकल को भी लिख लो, वीडियो को पॉज करके। लिख लिया भाई। अब देखो आगे की क्लास में मैं आपको स्पेक्ट्रा भी बताऊंगा। ठीक है ना, अलग अलग जो वेव है, कौन कौन से वेव है, माइक्रोवेव आ गया, रेडियो आवृत्ति जो आपकी सारी है उसका एक डायग्राम बनाएंगे हम पूरा, प्योर कलर दिखाएंगे आपको, बैनी आ पीनाला। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।